नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं गंगाराम हॉस्पिटल में और मेरे साथ हैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल। डॉक्टर श्याम पिछले 35 साल से ऑन्कोलॉजी में हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, देश के जाने माने डॉक्टरों में सर की गिनती होती है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें टाइम दिया और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सर, कैंसर को लेके लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, मिथ्स होते हैं जी। जैसे कि सबसे बड़ी जो बात लोगों को लगती है कि कैंसर जो है ना वो ला इलाज है, मतलब हो गया तो डेथ सेंटेंस है। देखिए, ये जो चीज़ आपने बोली ज़रूर लेमैन के लिए ये उनको लगता है, लेकिन पिछले 30 से 40 वर्षों में जो रिसर्च, जो प्रोग्रेस हुई है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज अगर 100 मरीजों को कैंसर का डायग्नोसिस होता है, 50 से ज़्यादा पेशेंट्स क्योर हो जाते हैं परमानेंटली। और विदेशों में, अमेरिका में और यूरोप में वो फिगर उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि 50% से ज़्यादा कैंसर्स आज की डेट में इंडिया में क्योरेबल समझे जाते हैं, और जिनका क्योर नहीं होता उनमें से काफ़ी मरीजों की बीमारी को हम एक क्रॉनिक डिजीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे शुगर या ब्लड प्रेशर या हार्ट की बीमारियां होती हैं, उनके लिए दवाइयाँ देते रहते हैं, लंबे समय तक दवाएं चलती हैं, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर है, चाहे वो प्रोस्टेट कैंसर है, इवन लंग कैंसर्स के जो पेशेंट्स जो कि चौथी स्टेज में पकड़े जाते हैं, उनको भी ऐसे इलाज दिए जाते हैं जिनसे कि उनकी लाइफ चलती रहती है, सोसाइटी में वो एक्टिव रहते हैं, बेड रिडन नहीं रहते हैं। तो यही विश्वास दिला सकता हूँ कि आप प्रॉपर मुकम्मल इलाज करें डॉक्टर के अधीन, अपने जो भी आपके ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और उम्मीद को ना छोड़ें, और अकॉर्डिंग टू स्टेज, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कैंसर अपना इलाज करवाएं। सर, आपने बोला 50% के करीब जो है वो क्योर हो जाते हैं। लोगों को एक और मिसकंसेप्शन है सर कि कैंसर ना ठीक होने के बाद दोबारा हो जाता है। नहीं, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका कैंसर किस स्टेज में पकड़ा गया। मान लीजिए कि हम ब्रेस्ट कैंसर का उदाहरण लें, पहली स्टेज में पकड़ा जाए जहाँ पे कि ट्यूमर शायद 2 सेंटीमीटर से कम है और कहीं पे वो फैला नहीं है, तो उसमें भी 90 से 95% से भी ज़्यादा पेशेंट्स क्योर होंगे। केवल 2 या 3% लोगों का कैंसर जो है वो लौट के आएगा। अगर थोड़ी अगली स्टेज पे चलें, जिसमें कि थोड़ा ट्यूमर का साइज बड़ा हो गया और उनकी बगल में गांठों में कैंसर फैल गया, तो उसके अंदर भी 90% चांस है क्योर होने का। तो ये एक अनप्रेडिक्टेबल डिजीज तो जरूर है, ये मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन अर्ली स्टेजेस में अगर पकड़ा जाए तो 90% से ज्यादा पेशेंट्स को हम परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। सर, एक दिमाग में लोगों के रहता है कि कीमोथेरेपी जो है ना वो बहुत ही पेनफुल है। जी, तो ये एक बड़ी ब्रॉड स्टेटमेंट है कि कीमोथेरेपी पेनफुल है। ब्रॉड स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि कीमोथेरेपी की एक दवा नहीं है। हमारे पास लगभग 100 से भी ज़्यादा किस्म की दवाइयाँ आज की तारीख में अवेलेबल हैं। उनको जो देने के तरीके हैं वो भी भिन्न भिन्न तरह के होते हैं, स्टेज पे डिपेंड करता है। कुछ कीमोथेरेपी के प्रोटोकॉल्स जो हैं वो 3-3 हफ्ते में दिए जाते हैं, जो ख़ास तौर पे एल्डरली पेशेंट्स होते हैं या जो शायद चल नहीं पाते हैं, उनको हम वो दवाई उतनी तेज़ ना दे के वीकली देते हैं, एक तिहाई करके डोज देते हैं। और जो वीकली कीमोथेरेपीज होती हैं वो बहुत ही सेफ होती हैं। उसमें पेशेंट को साइड इफेक्ट्स जैसे उल्टी होना, ब्लड काउंट्स कम होना, इम्यूनिटी कम होना, ये बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन जिन पेशेंट्स के लिए 3 वीकली प्रोटोकॉल रिकमेंडेड है, जिस मतलब हुआ कि 3 हफ्ते में एक बार फुल दवाई चढ़ाते हैं, तो उसमें ज़रूर पेशेंट्स को थोड़ी तकलीफ होती है। जब हम दवा चढ़ाते हैं कीमोथेरेपी की, उस वक्त पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है, 99.9%। लेकिन उसके पश्चात 6-7 दिन के लिए पेशेंट को भूख नहीं लगती है, कमजोरी होती है, इन्फेक्शन होने का डर होता है, लूज मोशन होने का डर होता है। तो वो अगर सफाई का ध्यान रखें, खुराक अच्छे से लें, हाई प्रोटीन डाइट लें, तो वो साइड इफेक्ट्स भी मिनिमल होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कीमोथेरेपी कराने के बाद एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, ताकि उनके अंदर एक शक्ति बनी रहे और उनको भूख लगती रहे। तो ये एक थोड़ा सा मेंटल भी है, एटीट्यूड भी होता है हर एक इंसान का कि वो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से कितना लड़ना चाहता है। लेकिन एज सच पेन होना, जो आप रियल पेन की बात होती है, वो केवल 1-2% लोगों में ही होती है।
सो बाय एंड लार्ज कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स आजकल बहुत कम हो गए हैं। जब हमने 30 साल पहले ज्वाइन किया था तो उल्टी आना एक बहुत ही कॉमन फीचर होता था। आज उल्टी रोकने की इतनी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं कि 95% से भी ज़्यादा पेशेंट्स को उल्टी होती ही नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है पेशेंट्स के लिए, और ये रिसर्च की वजह से है कि आजकल उल्टी के ऊपर हमने काबू पा लिया है। लेकिन ये भूख नहीं लगती है, स्वाद बदल जाता है, ये 5-6 दिन के लिए होता है। सर कीमोथेरेपी के बाद अक्सर लोग को रहता है कि बाल चले जाते हैं और फिर शायद वो कभी दोबारा नहीं आते। तो जैसे मैंने अभी बोला कि हमारे पास एक दवाई नहीं है, बहुत सारी दवाएं ऐसी भी हैं जिनसे कि बाल नहीं जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी कीमोथेरेपी हम पेशेंट को दे रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर में पर्टिकुलरली जो दवाएं दी जाती हैं उसमें हेयर लॉस होता है। लेकिन जो आपने बोला कि ये बॉल्डनेस परमानेंट हो जाती है, ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जब दवाएं बंद होती हैं तो उसके 2-3 महीने के अंदर ही बाल आ जाते हैं, और शायद पहले से भी अच्छे बाल आते हैं। अच्छा सर, क्या जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, अगर उनको किसी तरह कैंसर की शिकायत हो जाती है तो क्या उनका इलाज उस दौरान संभव हो पाता है? देखिए, प्रेगनेंसी को आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं, 3-3 महीने करके। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाला जो फेज होता है जिसमें कि बच्चे की डेवलपमेंट होती है, तो उसमें कीमोथेरेपी वगैरह वर्जित होती है। परंतु सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स आप कैंसर का पूरा इलाज कर सकते हैं। ये ज़रूर है कि इलाज के दौरान में शायद 1-8% एक्स्ट्रा चांस होता है कि उनके बच्चे को नुकसान हो या अबॉर्शन हो जाए। लेकिन कैंसर क्योंकि लाइफ को थ्रेट करता है, तो कैंसर के इलाज को हम रोक नहीं सकते हैं, बिकॉज आप 6 महीने बाय एंड लार्ज नहीं रुक सकते हैं। तो इसलिए हम महिलाओं का इलाज करते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर को छोड़ के। सर पिछले 2 साल से कोविड के चलते लोग काफ़ी परेशान हैं, और आई एम श्योर जो कैंसर के पेशेंट होंगे उनको भी परेशानी होती होगी। तो क्या अगर कोई कैंसर का पेशेंट है और वो कोविड के उसमें आ जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो क्या उसका इलाज चलता रहता है? ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ अब हुई है संसार में कि कोविड की वजह से बहुत तरीके से इलाज में, अर्ली डिटेक्शन में, जांच में बाधाएं पड़ी हैं। क्योंकि पेशेंट्स जो पहले बाहर से आते थे 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, चाहे वो ट्रेन से आते थे या वो प्लेन से आते थे, कोविड की डर की वजह से, जो कि एक जेन्युइन डर है क्योंकि कोविड एक फैलने वाली बीमारी है, तो लोगों ने आना बंद कर दिया है। तो जिसकी वजह से कि जो पुराने पेशेंट्स थे, वो जिनको दिल्ली के डॉक्टर में विश्वास है या मुंबई के डॉक्टर में विश्वास है, वो अपने डॉक्टर्स के पास नहीं जा पा रहे हैं। और मैं ये अपने पेशेंट्स को बोलता हूं कि कैंसर, कोविड तो क्या किसी की भी वेट नहीं करता है। अगर उसका इलाज टाइमली नहीं होगा तो कैंसर का तो काम ही सेल्स का है कि बढ़ना और आगे फैलना। तो कोविड के आने की वजह से अर्ली कैंसर डिटेक्शन और जो एग्जिस्टिंग कैंसर पेशेंट्स थे उनकी स्टेज में वृद्धि हो गई है। अगर वो हमारे पास टाइमली आते तो हम पहली दूसरी स्टेज में पकड़ लेते उनको और उनका ऑपरेशन करके। आपने देखा पिछले वर्ष जो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हुई हॉस्पिटल्स में, ऑपरेशन ही बंद हो गए। जो 3-3 महीने ऑपरेशन नहीं हुए कैंसर के, जो पहली स्टेज के कैंसर के पेशेंट थे वो सेकेंड या थर्ड स्टेज में चले गए। तो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और डायरेक्ट प्रश्न आपका जो है कि अगर किसी कैंसर पेशेंट को कोविड हो जाता है तो उसको फिर उस दौरान में ऑपरेशन या कीमोथेरेपी या रेडिएशन रोक दी जाती है। लेकिन कोविड यूजुअली 1 या 2 सप्ताह की बीमारी रहती है। अगर उसके बाद उनकी फुल रिकवरी हो जाती है तो उनका फुल ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं। तो आजकल तो आज ओमिक्रॉन चल रहा है, तो इतने फोन्स आ रहे हैं कि हमको कोई सिम्टम नहीं है और हम सबका कोविड टेस्ट कराते हैं भर्ती होने से पहले, क्योंकि वो हमारी एक गाइडलाइन है। और जो टेस्ट पॉजिटिव है उनको फिर हम 1 हफ्ता 10 दिन वेट करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अगर उसके दौरान में कीमो लगाएं तो गाइडलाइन में ये है कि जो कोविड पॉजिटिव हैं उनको कीमोथेरेपी नहीं लगनी चाहिए। तो कोविड के आने की वजह से बहुत ज़्यादा बाधा पड़ी है, ना केवल अर्ली डिटेक्शन में बल्कि एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट में, पेशेंट्स के आने जाने में। और कैंसर में जैसा आप जानते हैं कि हम लोग बहुत रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च भी रुक गई है और बहुत ही परेशानी हो रही है।
सर एक और बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है या मिथ रहता है कि बायोप्सी या सुई की जांच, जिसको आम भाषा में बोला जाता है, उसको कराने से कैंसर जो है और फैल जाता है। तो कैंसर का जो डायग्नोसिस है वो ना तो सीटी स्कैन से बनता है, ना एमआरआई से बनता है, ना एक्सरे से बनता है, ना अल्ट्रासाउंड से बनता है, ना किसी भी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से बनता है। अगर मैं उनको हाथ लगा के एग्जामिन करके कोई लंप को फील कर रहा हूं तो उससे ये कंफर्म नहीं होता कि कैंसर है। कैंसर की डायग्नोसिस मैंडेटरी है कि उसके ट्यूमर साइट से जहां पे हमें शक है बायोप्सी या फाइन नीडल एस्पिरेशन किया जाए, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर कैंसर सेल्स को देखा जाए। उसके बिना कैंसर का डायग्नोसिस नहीं बनता है और इस मिथ को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बायोप्सी या एफएनएसी नहीं कराएंगे तो आपका कैंसर डिक्लेयर ही नहीं होगा, चाहे वो फर्स्ट स्टेज का है चाहे वो फोर्थ स्टेज का है। उसके बिना आपका डॉक्टर आपका इलाज ही नहीं करेगा। तो जो डॉक्टर आपके कह रहे हैं कि आपको नीडल टेस्ट करना है, बायोप्सी करनी है, तो वो आपको करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप भटकते रहेंगे और आप भटक जाएंगे और आपकी कैंसर की स्टेज माइग्रेशन हो जाएगी। सर एक और लोगों के दिमाग में बहुत रहता है कि जो शायद ये कंटेजियस बीमारी है, मुझे हो गई है तो औरों को भी हो जाएगी। ये किस हद तक सही है या गलत है? नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। कैंसर एक कंटेजियस या आपस में फैलने वाली बीमारी नहीं है। थैंक्स अ लॉट, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगी। मैं आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं जानता हूँ समय निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल है, आपने समय दिया सर। थैंक्स अ लॉट, सो नाइस ऑफ यू। सो व्यूअर्स, आपने सुना, डॉक्टर साहब ने बहुत ही सरल शब्दों में बातें बताई और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि जो अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है, अगर आप जितने अवेयर होंगे, जितने जागरूक होंगे, उतना ही आप लोगों को और अपने को बचा पाएंगे। अब आपसे विदा लेता हूँ, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।